सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भाषा और व्याकरण के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। तो सबसे पहले जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो वाक्य के व्याकरण व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले था कौन सा था, वर्ण विचार। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी कि वही उसी से रिलेटेड आज चीजें डिस्कस की जाएंगी कि वर्ण विचार क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। इस प्रकार वर्ण भाषा का मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। यानी कि सबसे पहले हमने देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। और इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्हों दोनों के लिए होता है। यानी कि वर्ण शब्द का प्रयोग किसके लिए, ध्वनि हो गई, जो हम ध्वनि मुंह से निकालते हैं, जो हमारे मुख से उच्चारण के समय निकलती है वो ध्वनि, और ध्वनि चिन्हों दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है। यानी कि वर्णों का प्रयोग मौखिक रूप से भी किया जाता है और लिखित रूप से भी किया जाता है। भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी कि भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके अब हम और खंड नहीं कर सकते, यानी कि उनके छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसी को हम वर्ण और अक्षर कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें उदाहरण दिया है क, च, ट, त, म। अब ये क्या है, ये हमारे वर्ण है। ये एक प्रकार से ध्वनि भी है जब हम इन्हें बोलते हैं, और जब इन्हें लिखते हैं तो ये क्या है, वर्ण है। और इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हम नीचे देखते हैं, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर जब हम उनके नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निम्नलिखित ध्वनियां उच्चारित होती है। अब यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला गुड़िया, दूसरा अनार और तीसरा विद्यालय। तो अभी हमने जो गुड़िया, अनार, विद्यालय इन शब्दों को बोला, तो हमने यहाँ पे देखा कि अलग अलग वर्णों का प्रयोग किया गया है। जैसे ग जमा उ जमा ड जमा ई जमा य जमा आ। तो ये क्या शब्द बना, गुड़िया। ऐसे ही अगला है अनार, अ जमा न जमा आ जमा र जमा अ। तो ये क्या बना, अनार। ऐसे ही अगला विद्यालय, व जमा ई जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। क्या बना, विद्यालय। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक शब्द को बोलने के लिए भी हमें वर्णों की आवश्यकता होती है, यानी कि इन वर्णों के मेल से ही शब्द बन रहा है। तो ऐसी ध्वनियां हर भाषा में होती हैं। इन ध्वनियों के अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियां व्याकरण में क्या कहलाती हैं, इन्हीं ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाती है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी कि जो वर्ण है वो क्या है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्यों, क्योंकि वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब अगला है हमारा वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 48। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार हैं। तो यानी कि पहला है स्वर, अ आ ई उ री, ए ओ तो ये क्या है, ये कितने हैं, ये टोटल 11 हैं। ये क्या है, स्वर। और
इनके बाद है अयोग वाहा, तो ये क्या है, अंग, अनुस्वार, अंग, अनुनासिक या चंद्र बिंदु तथा अह यानी कि विसर्ग, ये कितने होते हैं, 3। अयोग वाह कितने होते हैं, 3। अब अगला है व्यंजन। पहले हम देखते हैं क वर्ग के, क, ख, ग, घ, अंगा, और च वर्ग के च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, अणा, और त वर्ग के त, थ, द, ध, न, प वर्ग के प, फ, ब, भ, म, और इसके बाद आता है अंतस्थ, जिसे बोलते हैं य, र, ल, व, और फिर इसके बाद आता है ऊष्म, श, श, स, ह। फिर इसके बाद आते हैं अतिरिक्त वर्ण, जो कौन से हैं, ढ़ और ढ, और इसके बाद आते हैं आगत वर्ण, जैसे अ, ज और फ। अंग्रेजी और उर्दू भाषा की ध्वनियां, ये जो आगत वर्ण है वो क्या है, वो अंग्रेजी और उर्दू भाषा की ध्वनियां हैं, यानी कि अंग्रेजी और उर्दू भाषा से इन वर्णों को लिया गया है। अब अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन, जो कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। इन सभी में दो दो व्यंजन मिले हुए हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें दो दो व्यंजन मिले हुए हैं। जैसे यहाँ नीचे दिखा रखा है, श कैसे बना, क जमा श और जमा अ। ऐसे ही अगला त्र कैसे बना, त जमा र जमा अ, त्र। ऐसे ही ज्ञ कैसे बना, ज जमा य जमा अ, ज्ञ। ऐसे ही श्र कैसे बना, श जमा र जमा अ, श्र। तो हमने यहाँ पे देखे कि यहाँ पे दो दो व्यंजनों को मिलाकर एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण किया गया है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उच्चारण व प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि पहले हमने देखा कि वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला जो वर्णों को व्यवस्थित समूह में लिखा जाता है, जैसे हमने ऊपर देखा अ आ इ ई कैसे व्यवस्थित समूह में लिखा गया है, ऐसे ही क से हमने देखा य तक, वो भी पूरे व्यवस्थित समूह में लिखे गए हैं सारे वर्ण। तो इन्हीं वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और उच्चारण व प्रयोग के आधार पर हम हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। सबसे पहले स्वर के बारे में जानते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे स्वर के उदाहरण अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। सभी स्वरों के उच्चारण में एक समान समय नहीं लगता, किसी में कम तो किसी में अधिक। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। यानी कि स्वर कौन से होते हैं, स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जो श्वास वायु होती है उसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। और ये कितने होते हैं, ये 11 होते हैं। और इनको भी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनको भी हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम यानी एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या 4 है। जैसे अ, ई, उ और री, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। और दूसरा है दीर्घ स्वर,
जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 7 है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो इसमें अधिक समय लग रहा है ह्रस्व स्वर के तो इसमें अधिक समय लग रहा है उच्चारण में किसके मुकाबले? ह्रस्व स्वर के मुकाबले। तो ये क्या है? ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब अगला है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब यानी कि वह स्वर जिनमें दीर्घ स्वर से कितना 3 गुना समय लग रहा है तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम प्लुत स्वर कहेंगे। जैसे ओम, सुनो, रोम, ये क्या है? ये हमारे प्लुत स्वर हैं। अब अगला है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पैदा होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि अब व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन ऐसे होते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें से निकलने वाली वायु, जो हमारे मुख से वायु निकलती है, उसमें थोड़ी रुकावट पैदा होती है। जो कौन कौन से हैं? हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन है। कौन कौन से? हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन प्रमुख हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो क से ह तक 33 व्यंजन हिंदी की भाषा में है। व्यंजन के भेद। अब व्यंजन के 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब हमारी जो जीभ है वो मुंह के विभिन्न स्थानों को टच करती है, स्पर्श करती है, तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं? ये 25 होते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है। जैसे पहला वर्ग है क, यानी कि क, ख, ग, घ, अंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंठ पे हमारा जीभ का स्पर्श हो रहा है। ऐसे ही अगला है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, यानी कि तालु में अब स्पर्श हो रहा है। अब ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अणा और ड, ड़ और ढ, ये क्या है? मूर्धा। अब त वर्ग में त, थ, द, ध, न, इसमें दंत में टच स्पर्श हो रहा है। ऐसे ही प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, इसमें होठ यानी ओष्ठ में स्पर्श हो रहा है। अब अगला है हमारा अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि अब वह व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो हमारे मुंह जो जीभ है वो हमारे मुंह के किसी पूरे भाग को टच नहीं कर रही। जैसे य, र, ल, व। और इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय हवा के तेज गति से मुख में रगड़ खाने के कारण ऊष्मा यानी कि गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे श, 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 स, ह। अब अगला है श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद। श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद माने गए हैं। पहला है अल्प प्राण,
जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। यानी कि जब अब हम कुछ उच्चारण कर रहे हैं और उसमें हमारी जो श्वास वायु है, जो हम सांस ले रहे हैं, वो कम मात्रा में बाहर निकल रही है, तो उन व्यंजनों को हम कहते हैं अल्पप्राण। जैसे क, च, ट, त, प, और तीसरे ग, ज, ड, द, ब, पांचवे ड, न, न, म, और तथा य, र, ल, व। ये सारे क्या है? ये हमारे अल्प प्राण हैं। अब अगला है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ण के दूसरे यानी कि ख, छ, ठ, थ, फ, चौथे घ, झ, ढ, ध, भ, और श, श, स, ह क्या है? हमारे महाप्राण वर्ण है। अब अगला है ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजन के भेद। पहला, घोष या सघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में श्वास वायु के कारण कंपन होने से नाद यानी कि गूंज होता है उसे घोष कहते हैं। ये कितने होते हैं? ये कुल 30 होते हैं। जैसे क, पहला सभी स्वर यानी कि जितने भी स्वर हैं वो क्या हो गए? वो हमारे घोष या अघोष सघोष वर्ण होंगे। और दूसरा है प्रत्येक वर्ग के अंतिम तीन व्यंजन यानी कि जितने भी वर्ग व्यंजन है उनके अंतिम 3 व्यंजन कौन से होंगे? वो सारे वर्ग के वो होंगे घोष या सघोष वर्ण। अब अगला है अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ये भी क्या है? ये भी घोष या सघोष वर्ण होंगे। अब अगला है अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में श्वास वायु में कंपन नहीं होती उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे पहला, प्रत्येक वर्ण के प्रथम 2 वर्ण कौन कौन से? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। तो ये कितने हैं? 10। और दूसरा ऊष्म श, श, स। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 3 होती है। अब अगला है अन्य व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त वर्ण ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सी? श, त्र, य और श्र। ये एक से अधिक व्यंजनों के योग से बने हैं। जैसे क जमा श, छ। इससे बनने वाले शब्द अक्षर, शिक्षा। और अगला त जमा र, त्र। और इससे बनने वाले शब्द नक्षत्र, त्रिशूल। अगला ज जमा य, ज्ञ। तो इससे बनने वाले शब्द ज्ञान, विज्ञान। अगला है श जमा र, श्र। और इससे बनने वाले शब्द है श्रवण, श्रीमान। अब अगला है हमारा द्वित्व व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन और स्वर युक्त व्यंजन एक साथ संयुक्त रूप से उच्चारित हो तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च जमा च, और उससे बनने वाले शब्द हैं बच्चा, कच्चा। ऐसे ही अगला है क जमा क, पक्का, मक्का। ट जमा ट, लट्टू, मिट्टी। प जमा प, चप्पल, थप्पड़। तो हमने यहाँ पे देखा कि द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? जब 2 सेम व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 2 समान व्यंजनों का प्रयोग होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। अब अगला है अनुस्वार। इस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है। उसके ऊपर केवल बिंदु अंग लगाया जाता है। ऐसे स्वर अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे संसार, अंडा,
गंदा, चंचल आदि। अब अगला है अनुनासिक। जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप वही होता है जो ऊपर दिया गया है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर क्या लगता है? चंद्र बिंदु लगाया जाता है। नाक से बोले जाने के कारण इन स्वरों को अनुनासिक कहा जाता है, जैसे चांद, मांग, आंख, हंस। ये क्या है हमारे? ये हमारे अनुनासिक शब्द हैं। ऐसे ही अगला है हलंत। जब व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तब उसके नीचे तिरछी रेखा यानी कि हलंत लगा दी जाती है। यह रेखा हलंत कहलाती है, जैसे परम, जगत, स्वयतम, स्वयं आदि। तो यानी कि जब हम व्यंजन का प्रयोग बिना स्वर के करते हैं तो उनको लिखने के रूप में हम कैसे लिखते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा गया है, म के नीचे एक तिरछी रेखा खींची गई है, इस रेखा को ही क्या बोलते हैं? हलंत कहा जाता है। अब अगला है अयोगवाह। 11 स्वरों और 33 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और भी हैं। ये कौन कौन से हैं? अनुस्वार और अह यानी कि विसर्ग। ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये ना तो स्वर और ना ही व्यंजन है, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग जो है वो क्या है? वो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। अब अगला है विसर्ग। इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। हिंदी में प्रचलित केवल संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ ही इस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः। तो विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनको जो हम लिखते हैं तो उनके साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।